मैं मीनू जी आपसे पूछ ले रहा हूं, क्योंकि हालांकि बात तो मुख्य चर्चा महाराष्ट्र इलेक्शन पे है, लेकिन सब चीजें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मान रहा हूं कि प्रियंका गांधी का इलेक्शन भी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसके सिर पे बैठा रहेगा। और जो एक विक्रम और वेताल, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो कहानियां आती थी कि वो वेताल को उठा के विक्रम चलता था, वो कहीं से, तो विक्रम वेताल की तरह प्रियंका गांधी तो रात में इनके होश। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो बहुत शालीन है, और वो राहुल गांधी इज मोर ऑन अ पॉलिसी, वो विचारधारा, जाति जन। प्रियंका गांधी जो है वो बहुत ही शार्प हैं, फोकस्ड हैं, पूरी बात का जवाब देती हैं। जब मोदी जी रोना शुरू किए कि मुझे 110 की 111 वो गाली गिन के लिखे कि 112 गाली दी हैं, तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे तो पूरे 6 वॉल्यूम है जो आपने गाली दी है। तो प्रियंका गांधी का भी मतलब इलेक्शन तो इलेक्शन है, जब जीत जाना चाहिए ऐसी उम्मीद है, लेकिन अगर जीत जाती हैं तो आने वाला आपको जो विंटर सेशन है नवंबर दिसंबर में, उसमें आपको लगेगा कि जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि अब तो मेरे बैठने पे ही मोदी जी नहीं आएंगे। तो अब मोदी जी की प्रेजेंस कितनी रहेगी, नंबर एक। नंबर दो, जो ये महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में अभी तक महाविकास अघाड़ी की तो सीट नहीं आई। हालांकि अजीत पवार साहब ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है एनसीपी की, लेकिन महायुति में सभी लोग कह रहे हैं कि ज्यादा झगड़ा है। वो पुहारे साहब ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन आपका एक एज एन ऑब्जर्वर प्रियंका गांधी और महाराष्ट्र इलेक्शन। जी देखिए, आपने प्रियंका गांधी के बारे में पूछा, तो देखिए प्रियंका गांधी का राजनीति में आना, एक महिला होने के नाते तो मैं यही सबसे पहले तो यही कहूंगी कि एक महिला जो कि काफी परिपक्व हो चुकी है उस फील्ड में, वो राजनीति में उतरी है और वो पहले से ही मुद्दे उठाती रही है, तो वो आगे भी मुद्दे उठाएगी। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेके या महिलाओं के जो आप ये कह लीजिए जो यौन उत्पीड़न या शोषण के जो मुद्दे हैं, उसमें प्रियंका गांधी बहुत मुखरता से उन्होंने हमेशा से मुद्दे उठाए हैं। तो वो अब वही व्यक्ति, वही स्त्री जब लोकसभा में पहुंचेगी एक सांसद के तौर पे, वो डेफिनेटली जिन बातों को संसद में नहीं उठाया गया महिलाओं की, वो मुद्दे मुझे प्रियंका गांधी से ये उम्मीद है कि वो उठाएंगी। अब दूसरी बात यह आती है कि प्रियंका गांधी का जो आई है कि क्या डरेंगे मोदी जी या नहीं डरेंगे। देखिए, वो तो क्या है कि डर भी रहे होंगे तो भी उसको बड़ी बेशर्मी से उसको डिसमिस करेंगे, शब्दों में बड़ी गंदी भाषा इस्तेमाल करके वो बोलेंगे। लेकिन जो प्रियंका गांधी है, देखिए वो एक नौसिखिया राजनीतिज्ञ के तौर पे राजनीति में नहीं उतर रही हैं। जो उन्होंने आज के भाषण में खुद कहा कि मैं 17 साल की उम्र की थी जब मैंने पिता के साथ यहाँ आई थी। मीन्स वो राजनीति में जो कैंपेनिंग जिसको कहते हैं, चुनावी राजनीति, वो अपनी माता का, पिता, भाई का, उनके चुनावों में आती रही और उनका पब्लिक से कनेक्ट बड़ा अच्छा स्थापित कर लेती है वो। जैसे आज भी उन्होंने बहुत अच्छा पब्लिक के साथ जो कनेक्ट स्थापित किया, और जो वो जो बात कहना चाहती है उसको वो बड़े सधे हुए शब्दों में धीरे से, सौम्यता की सीढ़ियां वो लांघती नहीं है, लेकिन उनकी आवाज में जो हल्का सा जो जो श्रिलनेस होती है, हल्की सी, वो जो है वो बड़ी मारक होती है। तो एक नेता में जो गुण होने चाहिए, वो मेरे हिसाब से जो राजनीतिज्ञ के जो गुण हैं, वो प्रियंका गांधी में ऑलमोस्ट सारे गुण उसके अंदर हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत एक मील का पत्थर साबित होंगी इस देश की राजनीति में। और क्योंकि उनको संगठन की राजनीति भी उन्होंने देख ली है अपनी पार्टी में, उन्होंने कैंपेनर के तौर पे भी पार्टी को लीड कर लिया है, अकेले भी उन्होंने हिमाचल का जो चुनाव उन्हीं के कंधे पर था सारा। तो जो चुनावी राजनीति और जो दलगत राजनीतियों के जो अनुभव होते हैं, वो प्रियंका गांधी को सब अनुभव हो चुके हैं। और चांस की बात यह है कि जिस वक्त प्रियंका गांधी राजनीति में आ रही हैं, तो उस वक्त कांग्रेस जो है वो एक संघर्षरत कांग्रेस है, उसके प्लेटर में नहीं है सामने सब कुछ कि सत्ता सामने रखी है कि भाई अभी प्रियंका गांधी राजनीति में एंटर की हैं, सांसद बनेंगी और कल सरकार शपथ ले रही है और उसमें मंत्री बन जाएंगी। ऐसा कुछ उनके सामने नहीं है, उनको बहुत संघर्ष अभी करना है। उससे जो प्रियंका गांधी का जो आना है और जो उनका पब्लिक का कनेक्ट है, वो डेफिनेटली बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और वो जिस तरीके से मुद्दे उठाएंगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो देश की राजनीति और इस देश के नेता और महिला नेता कम से कम उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखें।
ये तो हुई प्रियंका गांधी की राजनीति की बात। आपने महायुति के बारे में पूछा, तो देखिए सबसे पहले जब ये चुनाव की घोषणा हुई, उससे पहले से ही गोदी मीडिया और जो पेड मीडिया है, सरकारी मीडिया, मोदी मीडिया है जो, वो उन्होंने महाविकास आघाड़ी में ये हो गया है, महाविकास उद्धव ठाकरे अमित शाह से मिलने चले गए हैं, संजय राउत अमित शाह से मिलने चले गए हैं, मतलब ऐसा कि और नाराजगी है और टूट गया है महाविकास आघाड़ी, और पता नहीं कितना अंदर कितना दंगल हो रहा है उनके, ऐसा उन्होंने छवि बना दिया। और लगने भी लगा लोगों को कि हो सकता है कि अंदर झगड़े चल रहे हैं हो और हमें मालूम ना हो। लेकिन हुआ क्या आखिर में कि चुनाव घोषित हो गए और महाविकास आघाड़ी ने कमोबेश कल रात उन्होंने मोटे तौर पे अपना एक बता दिया है कि भाई ये इस रेंज के अंदर तीनों जो घटक है उनको सीटें हम लोग शेयर करेंगे। और लेकिन अभी महायुति का अभी भी पेच अटका हुआ है और अभी भी वहां पे उसको शिंदे को डर है कि पता नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं, अजित पवार को ये डर है कि कहीं चुनाव के बाद मुझे ही ना लात मार के बाहर निकाल दें, शिंदे को ये भी डर है कि चुनाव के बाद कहीं मेरी सेना ना तोड़ ले, जैसे उद्धव की शिवसेना उन्होंने तोड़ी, बाला साहेब की सेना तोड़ी ना बीजेपी ने, वो शिंदे की सेना को छोड़ देंगे। वो अब की बार चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, जितने भी विधायक शिंदे के आएंगे वो उसको तोड़ के ले जाएंगे। ये बीजेपी की पुरानी हैबिट है, जिसके कंधे पे सवार होके आते हैं उसी को खा जाते हैं, उसी का सफाया हो जाता है, सीन से ही साफ हो जाती है। तो वो चीज शिंदे को भी ये डर है, नंबर एक तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जाने का, और दूसरे वो अवेयर भी नहीं होंगे, वो भी शिंदे की सेना तो टूटने ही वाली है। रही बची बात अभी देवेंद्र फडणवीस की बात है, तो अभी देवेंद्र फडणवीस, मेरा तो मानना ऐसा है कि अगला अगर ये जीतते हैं, महायुति जीतती है, तो देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। अब की बार शिंदे को तो वो किसी कीमत पे नहीं बनाएंगे, वो उससे पहले उसकी तोड़फोड़ मचा देंगे उसकी पार्टी में। तो ये जो ये इसका महाराष्ट्र की जो राजनीति है, और एक जो हमारे जो एक परसेप्शन जो अपनी नॉर्थ इंडिया में खासकर चल रही है, मतलब लोग हरियाणा का उदाहरण दे देते हैं टक से कि हरियाणा में क्या हो गया। अरे भाई, हरियाणा और महाराष्ट्र में जमीन आसमान का अंतर है, राजनीति अलग है, राजनीति का वहां की स्वरूप अलग है। हरियाणा में कोई रीजनल लीडर्स नहीं थे, वहां पे एक बता दीजिए जो थे भी रीजनल लीडर, जो जेएम वो जननायक पार्टी जो थी और उनकी दुष्यंत चौटाला की या इनेलो था, वो सब खत्म हो चुके थे तब तक, और बिल्कुल अब तो बिल्कुल ही उनका सफाया हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में चार पार्टियां तो बड़ी पार्टियां हैं, उसमें दो शिवसेनाएं खड़ी हुई हैं, दो एनसीपी खड़ी हुई हैं और दो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो वहां षटकोणीय संघर्ष हो रहा है एक तरीके से। तो वहां पे जो रीजनल लीडरशिप है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है और उनकी से है वहां की राजनीति में, वो कद्दावर नेता है वो उसमें रीजनल लीडरशिप में। ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं थी। और अगर आप महाविकास आघाड़ी की भी बात माने, ये कहा जा रहा है कि कोई सुनेगा नहीं कांग्रेस में, अगर जीत भी गई तो कांग्रेस की नेता नहीं सुनेंगे कांग्रेस की, ऐसा नहीं है। देखिए हरियाणा में जो हुड्डा थे, भूपेंद्र हुड्डा, वो शुरू से ही थोड़ा अपर हैंड लेके चल रहे थे और थोड़ा उनको ये भी था कि मैं हूं चौधरी हरियाणा का, तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे सेंट्रल लीडरशिप की बात। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत उन्होंने किया और अल्टीमेटली उन्होंने छोड़ दिया कि चलिए आप ही कीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो राहुल गांधी की हैंडपिक्ड लीडरशिप है, वो उनके कहे से बात नहीं जाएगी। तो बहुत सारी बातें अलग अलग हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में। तो ये भूल गलत दर्शक बिल्कुल ना करें कि जो हरियाणा की स्थिति थी बस वही हो जाएगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की जनता, उनकी चिंताएं अलग है। आपके हरियाणा से उद्योग धंधे नहीं उठा के ले जाए गए थे, आपका रोजगार नहीं छीना गया, वहां पे वो सब हो रहा है लोगों का। और वहां पे लोग आपके हरियाणा से मिजाज बहुत अलग है, महाराष्ट्र का बहुत अलग है मिजाज। तो ये चीजें हर एक राज्य और न केवल महाराष्ट्र और हरियाणा का कंपैरिजन, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी राज्य एक समान नहीं है, हर एक में अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो हमें उसी की रोशनी में उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। जी।